बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी। और 12th बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर जो है वो है रिस्पायरेशन पर। इनसे पिछले लेक्चरों में हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर किया। अब हम इंशाल्लाह जो है सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद इस तरह केमिस्ट्री का भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फिजिक्स का भी। चलो चलते हैं और रिस्पायरेशन को समझते हैं। तो हम रिस्पायरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है क्या? एटीपी। और एटीपी एक क्या है? एक एनर्जी है जो कि बॉडी के लिए जरूरी है कि वो हर काम को करे। तो हम क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। अब अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो रिस्पायरेशन एक वर्ड है जो कि किससे डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। और जो लैटिन वर्ड है वो क्या है? रिस्पायरेटियम। और इस रिस्पायरेटियम का मतलब है ब्रीथिंग, सांस लेना। रिस्पायरेशन जो लफ्ज है वो एक लैटिन वर्ड से जो है डिराइव हुआ है। रिस्पायरेटियम है वो, और इसका मीनिंग क्या है? ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना। तो रिस्पायरेशन जब हम करते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और इन ऑक्सीजन से पहले हमने ग्लूकोज को भी लिया हुआ है। और वो ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल में, कि जब वो ऑक्सीजन उन ग्लूकोज के साथ मिलता है हम इसको क्या कहते हैं? ये रिस्पायरेशन के मैंने टाइप भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे लिए एटीपी बनाते हैं, तो इसको हम रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो अब इसके बाद हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब पहले रिडॉक्स रिएक्शन को समझे। रिडॉक्स रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि जब एट अ टाइम रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्पायरेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जहां पर ऑर्गेनिक फूड को या ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O को और ATP को। तो यहां पर मैंने इसका जो है इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इक्वेशन और रिएक्शन में फर्क यह है कि इक्वेशन हम बोर्ड पर लिखते हैं, लेकिन रिएक्शन एक प्रैक्टिकली प्रोसेस हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे अंदर सेल में ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो रहा है तो ये एक रिएक्शन है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं यहां पर लिखूं तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब ये रिस्पायरेशन जो है ये किस तरह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन है। तो यहां पर मैंने इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, जहां पर ग्लूकोज C6H12O6 मिलते हैं किसके साथ? O2 के साथ सॉरी। तो उनके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, और हम अगर लिखे तो ATP भी जो है प्रोड्यूस होती है, प्लस इसके साथ हीट भी। और रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां पर मैंने 6 ऑक्सीजन के साथ भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी लिखा हुआ है और H2O के साथ भी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है, और ये हम स्टोइकियोमेट्री में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। यह इस वजह से मैंने इनके साथ जो है 6 लिखा हुआ है। अब यहां पर बताया हुआ है कि रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस करता है। अब किस तरह करता है सब, इससे पहले आप ऑक्सीडेशन को समझे और रिडक्शन को समझे। अगर मैं ऑक्सीडेशन को लूं और क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीडेशन उनको कहते हैं कि अगर एक चीज ऑक्सीजन को ले, अगर ये चीज है और ऑक्सीजन को गेन करे तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज हाइड्रोजन को रिमूव करे तो भी हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब रिडक्शन पर आते हैं। अगर यही चीज दूसरा मैं लेता हूं, अगर यही चीज ऑक्सीजन को रिमूव करे और हाइड्रोजन को ले तो हम इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। फिर से समझें, अगर एक चीज ऑक्सीजन को ले तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इससे समझे, ऑक्स से मुराद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को ले तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन अगर यही चीज हाइड्रोजन को रिमूव करे तब भी हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद रिडक्शन, अगर एक चीज इस चीज को उल्टा करे। ठीक है। अगर एक चीज हाइड्रोजन को जो है गेन करे और ऑक्सीजन को जो है रिमूव करे तो हम इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो अगर यहां पर हम समझे कि यहां पर जो ग्लूकोज है
इनने ये जो है O2 को लिया हुआ है। फिर जब इस ग्लूकोज ने इस O2 को ले लिया तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों क्यों किया? इसने जो है ऑक्सीजन ले लिया। और गेन ऑफ ऑक्सीजन हम किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर ग्लूकोज ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, यहां पर इसने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो जब कोई चीज ऑक्सीजन को लेता है तो हम इसको क्या कहते हैं? कि इसने ऑक्सीडेशन किया। अब इस O2 ने जो है हाइड्रोजन को गेन किया और कन्वर्ट हुआ किसमें? 6H2O में। और मैंने बताया कि जब कोई सब्सटेंस या कोई चीज हाइड्रोजन को ले तो हम इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन ने जो है हाइड्रोजन को लिया, मतलब इस ऑक्सीजन ने क्या किया? रिडक्शन किया। ठीक है, उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो रिस्पायरेशन जो कि सेल के अंदर हो तो हम उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब क्लियर हो गया? सब क्लियर हो गया। तो सेलुलर रिस्पायरेशन, टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन में जो फर्स्ट पर आता है वो है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन हम उस रिस्पायरेशन को कहते हैं कि जब फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन तो किया जाए लेकिन O2 भी प्रेजेंट हो और उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जहां पर फूड तो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में? O2 की मौजूदगी में, और रिलीज किया जाए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 36 और 38 और 40 ATP। ये हम समझेंगे बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में। ठीक है, 36 कहां पर, 38 कहां पर और 40 कहां पर। अगर एमसीक्यूज में आ जाए और ऑप्शन 40 है तो 40 को सेलेक्ट करें। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जो कि प्रेजेंस ऑफ O2 में तो होता है लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब एरोबिक रिस्पायरेशन से मुराद ग्लाइकोलिसिस, 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 क्रेब्स साइकिल और उसके बाद ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस सीरीज से जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल गुजरकर फिर हमारे लिए जो है एनर्जी को जो है तैयार करती है। ठीक है, तो उसके बाद एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब मैं एनएरोबिक को एक बेहतरीन मिसाल के जरिए से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक डंबल को उठा रहे हैं और अपने ट्राइसेप और बाइसेप को जो है रिलैक्स और कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो स्केलेटल मसल है यहां पर मायोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन ने जो है ऑक्सीजन को स्टोर किया हुआ होता है। तो जब सेल ऑक्सीजन लेता है तो वो मायोग्लोबिन जो है उस सेल को ऑक्सीजन देता है। तो जब उस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कमी होने की वजह से जो है ऑक्सीजन नहीं होता तो उसके बाद एक दूसरा रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है जिसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और वो हमारे लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, ठीक है, तो यहां पर एनारोबिक रिस्पायरेशन से मुराद विच ब्रेक डाउन, जहां पर ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो होता है लेकिन रिलीज होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नंबर 1। एनारोबिक में क्या आते हैं? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक जो कि यीस्ट में होता है, और उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड जो कहां पर होता है? स्केलेटल मसल
मसल में होता है। अब मैंने ये बताया कि अगर मैं इस मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करूं तो उसके लिए तो जरूरी है कि सेल एनर्जी बनाए, और सेल एनर्जी के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हुई और आप जो है तेजी के साथ ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन जल्दी उस तक पहुंचता नहीं है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से जो जल्दी नहीं पहुंचता तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है? ट्रू एटीपी उसके लिए बनाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उनके लिए बनाता है। तो अदर टाइप ऑफ जो है रिस्पायरेशन है, तो नंबर 1 पर फिर से मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब अगर गैसियस का एक्सचेंज हो बिटवीन किसके दरमियान? इन्वायरमेंट के दरमियान, लंग्स के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब ये लंग्स भी हो सकते हैं, गिल्स भी हो सकते हैं, टिरिकिया भी हो सकता है, स्किन सरफेस भी हो सकता है, सेल सरफेस भी हो सकता है, वहां पर समझेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडीज एंड इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान जो एक्सचेंज हो गैसेस का उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन अगर सेल और फ्लूइड, सेल और सेल के दरमियान जो है और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान जो रिस्पायरेशन हो हम उसको जो है इंटरनल रिस्पायरेशन जो है कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अमीबा है और वो वाटर में मौजूद है तो वो रिस्पायरेशन करता है सेल सरफेस के जरिए से, ठीक है। अगर अमीबा है और वाटर में मौजूद है तो वो रिस्पायरेशन किसके जरिए से करता है? सेल सरफेस के जरिए से करता है। उसके बाद अगर प्लेनेरियम है या फ्लैट वर्म है, एनी किंगडम एनिमलिया में हम इसको समझेंगे, ठीक है, और वो वाटर में मौजूद है और रिस्पायरेशन करता है तो वो बॉडी सरफेस के जरिए से जो है अपना रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इंसेक्ट है और लैंड पर मौजूद है और लैंड पर जो है एयर है और रिस्पायरेशन करता है तो वो किसके किसके जरिए से रिस्पायरेशन करता है? टिरिकिया के जरिए से रिस्पायरेशन करता है। इसे जरूरी समझें एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद अगर फिश है और वाटर में मौजूद है, वाटर में है, फिश है भी वाटर में, ठीक है, अगर फिश है और वो वाटर में है और वो रिस्पायरेशन करता है तो किसके जरिए से रिस्पायरेशन करता है? गिल्स के जरिए से रिस्पायरेशन करता है। अब अगर एम्फीबिया है और वो है टेटपोल, अब जो है वो मेच्योर नहीं हुआ है और वो है टेटपोल और वाटर में मौजूद है और रिस्पायरेशन करता है, तो वो एमीबा जो है और टेटपोल है और वाटर में है और रिस्पायरेशन करता है, तो नोट करें तो वो रिस्पायरेशन गिल्स के जरिए से होता है। लेकिन अगर यही एम्फीबिया एडल्ट हो, ठीक है, अगर यही एम्फीबिया जो है बड़ा हो गया और एडल्ट हो गया और वाटर में मौजूद है और रिस्पायरेशन करता है तो गिल्स के जरिए नहीं करता, स्किन के जरिए से करता है। लेकिन अगर यही एम्फीबिया हो, एडल्ट हो और मौजूद हो लैंड पर तो एयर है, तो वो रिस्पायरेशन किसके जरिए से करता है? लंग्स के जरिए से करता है। उसके बाद अगर रेप्टाइल है, बर्ड है, एनिमल और वो लैंड पर मौजूद है तो वो जो रिस्पायरेशन करते हैं वो लंग्स के जरिए से करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करें, ठीक है। अब जो रिस्पायरेशन टिरिकिया के जरिए से हो उस रिस्पायरेशन को हम ट्रेक्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब अगर रिस्पायरेशन गिल्स के जरिए से हो तो हम इसको ब्रांकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर रिस्पायरेशन स्किन्स के जरिए से हो तो हम इसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर यही रिस्पायरेशन लंग्स के जरिए से हो तो हम इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो है कहते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो खत्म हुआ। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो है प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। अब मैं आपको रिस्पायरेटरी सरफेस समझाऊं। यहां पर मैं, ये तो आपने नोट किया हुआ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है लंग्स,
कोशिश करता हूँ क्या डायग्राम अच्छे बन जाए, लेकिन आपको आपको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है। अब इसमें जो है ये हमारे पास जो है, जल्दी में बनाता हूँ, ये एल्वेलाई है। अगर मैं इसको इस तरह बड़ा करूं, ये हमारे पास एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई में जो है इस तरह जो है ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और यहाँ पर O2 और CO2 का जो है एक्सचेंज होता है। अब ये क्या है, ये रिस्पायरेटरी सरफेस है। समझ में आ गया कि नहीं? ये रिस्पायरेटरी सरफेस है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर एक रिस्पायरेटरी सरफेस हो तो वो किस तरह होना चाहिए, एक अच्छा जो है प्रोसेस करने के लिए, तो वो रिस्पायरेटरी सरफेस किस तरह होना चाहिए। तो ये एक हमारे पास लंग है, ये लंग में जो है एल्वेलाई है। एल्वेलाई को मैंने यहाँ पर बड़ा किया। अब ये जो है ये रिस्पायरेटरी सरफेस है, जिस सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो वो डिफिनेशन में देखा जाए, रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर ए नंबर 1 पर जो है 3। अब ये रिस्पायरेटरी सरफेस मस्ट 1 मिलीमीटर हो या 1 मिलीमीटर से कम हो तो भी चलेगा। 1 मिलीमीटर फिर और लेस, अगर 1 मिलीमीटर है और उससे कम है तो ये डिफ्यूजन जो होगा वो अच्छी तरह से होगा, ठीक है। डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। उसके बाद ये रिस्पायरेटरी सरफेस जो है ये परमिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर चीज, हर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस को इजीली पास करे, ठीक है। शुड बी परमिएबल। उसके बाद रिस्पायरेटरी मस्ट बी परमिएबल। उसके बाद वेट सरफेस। अगर ये रिस्पायरेटरी सरफेस ड्राई है तो ये ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का वो इजीली नहीं होगा। तो जरूरी है कि वो वेट हो और मॉइस्ट हो, तो वहां पर जो है गैसेस एक्सचेंज इजीली होगा। उसके बाद चौथा जो है कैपिलरी नेटवर्क। अगर यहाँ पर जो एल्वेलाई पर मौजूद है, अगर कैपिलरी कम हो, ऑक्सीजन कम जो है वो लेगा, तो जरूरी है कि कैपिलरी नेटवर्क इंटेंस हो, बल्कि ज्यादा हो, वो उसका डेंसिटी ज्यादा हो। यहाँ पर एल्वेलाई पर जो कैपिलरी है, जो है कैपिलरी नेटवर्क जो है वो ज्यादा हो, तो ज्यादा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद जो नंबर 5 है वेंटिलेशन। अब देयर शुड बी गुड वेंटिलेशन, मेंटेन हाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छा हो। तो उम्मीद है कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।